स्वागत है आपका राजीव रंजन जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। अ, हम लोग एक ऐसे समय में ये बातचीत कर रहे हैं जबकि खाड़ी युद्ध के कारण चारों तरफ त्राही-त्राही मची हुई है और वो त्राही-त्राही मिडल ईस्ट में ही नहीं मची हुई है, भारत पर भी उसका असर है। भारत का स्टॉक एक्सचेंज आज बुरी तरीके से धड़ाम से गिरा, निफ्टी धड़ाम से गिरी और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है, वो भी और ज़्यादा नीचे चली गई, शायद ₹92 के करीब रुपया पहुँच गया है $1 के मुकाबले। तो ये तो हालात ऐसे हैं, अनिश्चित किस्म के हालात हैं, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें? भारत सरकार की समझ में नहीं आ रहा, विदेश मंत्री की समझ में नहीं आ रहा, वित्त मंत्री की कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? स्टॉक मार्केट में निराशा चारों तरफ निराशा फैली हुई है। आप ज़रा इस पूरी परिस्थिति के बारे में कुछ नई परख के दर्शकों के लाभार्थ कुछ रोशनी डालें। जी। बहुत बढ़िया सवाल है सर आपका। इसमें सबसे पहला तो निवेशकों को ये जानने की जरूरत है कि मार्केट गिरा क्यों। तो सब लोग बोल रहे हैं ऑयल 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 के कारण गिरा है। देखिए, ऑयल के साथ में बहुत सारे और भी रीजंस हैं। एक देश के भी और देश के बाहर के भी। देश के बाहर के रीजन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, कोई नई जानकारी नहीं है, आप सभी को पता है। परंतु हो ये रहा है कि ना केवल ऑयल वहां से गुजरता है, बल्कि वहां से प्राकृतिक गैस से लेके तो काफी सारे मिनरल जो है वो उसी रास्ते से आते हैं और सबके आवाजाही पे पूरी तरीके से अभी प्रतिबंध लग गया। आपको मालूम है, कतर जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोड्यूसर है, उसने प्रोडक्शन रोक दिया है। सऊदी अरबिया के मिनिस्टर ने कहा है कि हमें तेल जो है वो तेल निकालना हम बंद करेंगे, क्योंकि हमारे सारे स्टोरेज टैंक्स जो है वो फुल होने के कगार पे आ गए। तो अगर हम तेल निकालेंगे भी तो स्टोर कहां करेंगे? तो ये एक बड़ी समस्या है। तो इस कारण से हो ये रहा है कि भले ही चाइना हो चाहे भारत हो, हमारे पास में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। जैसे भारत का जो है वो हमारे पास में 100 मिलियन बैरल के आसपास में है। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास में 1 महीने के आसपास का जो है वो कोटा है तेल का। वैसे ही चाइना के पास में जो है 100 दिन का कोटा है तेल के कंजम्पशन का, क्रूड का। पर सवाल ये है कि जब एक बार ऑयल के कुएं बंद होते हैं तो, या प्राकृतिक गैस के, तो वापस चालू करने में बहुत समय लगता है। तो ये आज की आपदा नहीं है, आज से 2 महीने बाद क्या होगा वो मेन आपदा है। और इसी कारण से क्रूड के प्राइसेस फ्यूचर मार्केट में अपर सर्किट पे 30% अप पे बंद हुए। 114 $115 पर बैरल सुबह था जब मैंने देखा। तो अब भारत में क्या हो रहा है इसका असर? भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट से लेके तो फिस्कल डेफिसिट तक जितना भी निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी के बजट में रूपरेखा तय की थी, वो सारी की सारी खटाई में पड़ते हुए नजर आ रही। ठीक है, और अगर तेल ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप ये समझ लीजिए कि महंगाई जम के भागेगी। जो पिछली बार हमने बातचीत में कहा था कि महंगाई जो है वो गगनचुंबी उछाल लगाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि रुपया जो है वो पाताल लोक की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो महंगाई गगनचुंबी और रुपया पाताल लोक, तो ये दोनों चीजें मिलके जो है भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए हो ये ऐसा रहा है कि कोई भी स्टॉक जैसे रिस्की एसेट में अभी खतरा मोड़ना नहीं चाह रहे, कोई स्टॉक्स लेना नहीं चाह रहे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हर काउंटर बड़ी मजबूती के साथ टूट रहे हैं। अच्छे अच्छे शेयर्स जो हैं वो भी आज के दिन टिक नहीं पाए और जबरदस्त गिरावट हमने देखी है। गिरावट का मेन रीजन ये है कि भारत के अब बैलेंस ऑफ पेमेंट, भारत के रुपया, भारत में आगे आने वाले दिनों में महंगाई, भारत में क्या रहेंगे तेल के दाम, ये सारी चीजों की चिंता स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा। जी अब नहीं, ऐसी स्थिति में आखिरकार चारा क्या है? सरकार के पास क्या चारा है? पहली बात तो ये देखना जरूरी होगा। सरकार इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, सरकार की जिम्मेदारियां हैं। आपने महंगाई की बात कही, तो महंगाई अगर बहुत बढ़ेगी तो उसका खामियाजा तो सरकार को ही उठाना पड़ेगा। जनता ये तो ना कहेगी कि भाई अमेरिका हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। जनता तो ये कहेगी कि भाई हम सरकार को वोट देंगे नहीं देंगे ये हम तय करेंगे। सरकार का काम था डोनाल्ड ट्रंप से निपटना। सरकार तो डोनाल्ड ट्रंप की समर्थन करती रही, डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठी रही। अब देखिए, मैं आपको तो पता ही होगा, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट, जिन्होंने जो बयान दिया था
उस बयान की पहली कुछ लाइनें इस वक़्त सोशल मीडिया में इस तरह चल रही हैं। बयान अंग्रेज़ी में क्या है? इंडियंस had been good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. तो इसका लोग मतलब निकाल रहे हैं कि भाई भारत अच्छा एक्टर है, अमेरिका जो कहती है उसको फटाफट लागू करता है, अमेरिका जो कहती है वो मानता है भारत, और ये उनका वित्त मंत्री कह रहा है। उनका विदेश उप मंत्री रायसीना डायलॉग में कह गया है कि हम तो जो चीन जो भारत के साथ वो व्यवहार नहीं करेंगे जो चीन के साथ किया था, हमें इतनी मदद देंगे ही नहीं कभी कि अपने बाजार बना पाए, ये हमारे मुकाबले खड़े हो पाए, हमने गलती कर दी, चीन को किया, चीन आज हमसे होड़ कर रहा है। इस तरह की अमेरिकन से बातें कर रहे हैं। भारत तो उनका जवाब भी नहीं दे रहा है इन बातों का। अभी विदेश मंत्री बोल गए, राज्यसभा में बोल रहे थे भारत एस जयशंकर, उन्होंने इसमें से किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो ये माहौल इस तरह का है, तो भारत की जनता तो सरकार से नाराज होगी, तो सरकार पहली बात क्या करे, उसके बाद में भारत के जो कारपोरेट जगत है उसकी नीति इसमें क्या होनी चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। इस भयंकर जो कोहराम मचा हुआ है इसमें इन्वेस्टर क्या करें। देखिए, आपके सवाल को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भारत सरकार, दूसरा इंडियन कॉर्पोरेट्स और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर, आम नागरिक, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करता है। तो पहले बात करते हैं सरकार की। सरकार कुछ बोल नहीं रही, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो उन्होंने कहा पेसेंट साहब ने, कि हमने भारत को वेवर दिया है, यानी अनुमति दी एक तरीके से 30 दिन की कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, ठीक है। अब भारत एक, बचपन से मैं पढ़ता आया हूं, कॉपी किताब में, स्कूल में सुनता आया हूं कि भारत जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र है। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हम खुद अपने प्रभु हैं, ठीक है। अब पर अभी हम देख रहे हैं कि हमको डिक्टेट करने का प्रयास जो है अमेरिका कर रहा है, और उस पे हमारे विदेश मंत्रालय, हमारे अर्थ मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कहीं से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। कहीं से भी ये कहा नहीं जा रहा कि भैया आप हो कौन हमको वेवर देने वाले, आप कौन हो जो हमें अनुमति दे रहे हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है, और इस शर्मनाक मतलब ये क्यों भारत सरकार जो है कुछ बोल नहीं पा रही है। तो इस पे आपके सवाल का दूसरा भाग जुड़ता है, जो है इंडियन कॉर्पोरेट। भारत की जो भाजपा सरकार है, ये जग जाहिर है कि ये कॉर्पोरेट के हाथों में खेलने वाली सरकार है, ये कॉर्पोरेट की पपेट है। और भारत का जितना भी कॉर्पोरेट है ये नतमस्तक है अमेरिका के सामने। अमेरिका सिर्फ एक ही धमकी देता है कि जो अमेरिका का पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, इंडिया जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है या इंडिया के इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी करते हैं, तो जो पैसा आता है विदेशी बैंकों से वो स्विफ्ट पेमेंट के आधार पे आता है। तो अमेरिका कोड मांगा जाता है उसके लिए, जी एग्जैक्टली, जहां पैसा आएगा उसके बैंक से कहा जाता है अपना स्विफ्ट कोड दीजिए। एग्जैक्टली। तो वो बोलता है कि हम तुमको स्विफ्ट सिस्टम से अलग कर देंगे। अब ये सुनते हैं हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो अब आप बोलोगे कि भाई फिर इसका निदान क्या है। तो मैं मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि चाइना ने CIPS नाम का सिस्टम डेवलप किया है जो स्विफ्ट के मुकाबले ही है। रशिया ने अपना एक ऐसी पेमेंट मॉड्यूल जो है खड़ा किया है जिसका जो है SFPS, ठीक है। और यहां तक कि यूरोप ने भी बनाया है, यूरोप इंटरनेक्स्ट कर। तो इसके ऊपर में मैंने बहुत बड़ी स्टोरी फॉर्च्यून में लिखी थी आज से 3 साल पहले, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तभी कई स्टोरीज लिखी थी। दुख की बात यह है कि भारत IT हब माना जाता है, और इंडिया के इंजीनियर्स ने, इंडिया के कॉर्पोरेट्स ने, इंडिया की भारत की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया कि स्विफ्ट से अलग हटके जो है हम पेमेंट मॉड्यूल अपना कैसे खड़ा करें, जैसे चाइना ने खड़ा किया है या रशिया ने खड़ा किया है या यूरोप ने खड़ा किया। तो ये अगर हम कम से कम ये भी कर लेते हैं तो इनकी बार बार की गिदड़ भपकियों के कारण जो है ना हम घबराते नहीं। तो भारत के जितने कॉर्पोरेट्स हैं इनका ही जबरदस्त प्रेशर है भारत सरकार के ऊपर में कि आप किसी भी तरीके से जो है अमेरिका के सामने नतमस्तक रहिए, क्योंकि यदि आप नतमस्तक नहीं रहोगे तो ये हमारी बैंड बजा देंगे, और यदि हमारी बैंड बजाई तो मोदी जी हम तो आपसे समर्थन ले लेंगे, जितना मीडिया को मैनेज करना और बाकी सारी चीजें हैं
ये तो हाथ खड़ी कर देंगे। आपको मालूम है भारत के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने मीडिया जो है बाय करके रखा हुआ है। सारे चैनल्स को जो है इंडिया के कॉर्पोरेट्स आज की डेट में चला रहे हैं। कहीं अंबानी है, कहीं अदानी है, कहीं गोयनका है, कहीं बिरला है। यही लोग इंडिया के मीडिया को चला रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड कोटक ओन करते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इंडिया के जो कॉर्पोरेट्स है यही आज की डेट में भारत के सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स को चला रहे हैं। तो इंडियन कॉर्पोरेट जो है ये पूरी तरीके से अमेरिका के आप कह लीजिए कि पिछलग्गू हैं या उनके कदमों में गिरे हुए हैं, उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो भारत इंडियन कॉर्पोरेट जो है उससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, परंतु इंडियन कॉर्पोरेट्स मार्जिन अपने कैसे बचाए, जो आपने सवाल पूछा। तो भैया देखिए, फ्यूल की जहां भी फ्यूल इंटेंसिटी रहेगी वहां मार्जिन कम होने के चांस ही नहीं, मतलब सॉरी कम होने ही है, बचने के चांस ही नहीं है। प्रॉफिट कम हो गई क्योंकि आपका कॉस्ट राइज होगा। ठीक है, तो इंडियन कॉर्पोरेट्स अभी पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। रुपया कमजोर हो रहा है तो ज्यादा ये कर सकते हैं कि भैया इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कैसे कर लें, पर अगर शिपिंग भी क्लोज है, शिपिंग लाइंस भी ठीक से चल नहीं रही है, तो ये एक्सपोर्ट भी कहां करेंगे। तो भारत के कॉर्पोरेट्स के लिए एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, फंसे हुए हैं। अब आप बात करते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स की, जो आपने सवाल किया। देखिए ये बड़ा, अभी इंडियन इन्वेस्टर्स बड़ी ही मजेदार पोजीशन में खड़े हुए हैं। मजेदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 3-4 सालों में सिप द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा हमारे आम निवेशकों ने बहुत पैसा मार्केट में डाला। पिछले साल इंडिया का स्टॉक मार्केट सबसे बुरा परफॉर्मेंस किया है जितने भी बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं उनके मुकाबले। ठीक है, और इस साल भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत खराब जा रहा है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है खाड़ी, मिडिल ईस्ट में जो समस्या हो रही है वो, मतलब आज की डेट में जो मेन समस्या है वो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम। सारे लोगों का ध्यान जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस की तरफ है कि किस तरीके से इनके शेयर्स लेके हम अपने पोर्टफोलियो को बचाएं। परंतु लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये एक तरीके से प्रतिबंध लगाए, मतलब आप अनाप शनाप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप कितना बढ़ा सकते हो। तो रिफाइनरिंग कंपनीज को भी नुकसान है, ओएनजीसी जैसी कंपनी है उसके ऊपर में भी प्रेशर है। वो इंडिया में प्रॉफिट बनाने के बहुत कम चांसेस है। और वो क्या चांसेस है, मैं उसके ऊपर में 11 मार्च को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं अपने चैनल पे। पर मैं आपको आपके दर्शकों को एक हिंट दे देता हूं कि लोगों को अभी ये नजर आ रहा है कि ऑयल और नेचुरल गैस जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स बढ़ेंगे। परंतु बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश वर्ल्ड का 10% अल्मुनियम बनाते हैं। अल्मुनियम की भयानक कमी होने वाली है क्योंकि खाड़ी देश जो है वो अल्मुनियम बना नहीं रहे। नेचुरल गैस रुक गया प्रोडक्शन। अल्मुनियम के बनाने में पावर का बहुत जबरदस्त यूज होता है, पावर बनता है नेचुरल गैस से, शिपिंग लाइंस बंद हैं। तो आप अल्मुनियम से, और अल्मुनियम के साथ में सबसे बड़ा समस्या ये है कि अल्मुनियम के जो स्मेल्टर्स हैं उसको बंद करने में मान लीजिए यदि 1 महीने का समय लगता है तो उसको वापस से आरंभ करने में 1 साल का समय लगता है। ये रेशियो है। मतलब मैं जस्ट आपको एक क्यू दे रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं। तो यदि अल्मुनियम की फैक्ट्रीज आज बंद होती हैं तो 1 साल तक खुलेंगे नहीं, अगर स्मेल्टर्स आज बंद होते हैं तो ये पर बहुत कम लोगों को मालूम है, जानकारी नहीं है। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो खाड़ी देश में युद्ध के कारण जो है, जहां पे हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में असर पड़ेगा। और ये मैं अपने पेड वीडियो में खुल के बताने वाला हूं 11 मार्च को। बट दर्शकों को मेन ये समझना है कि अभी बहुत ही ज्यादा आप ये कह लीजिए कि विकट स्थिति है। अनाप शनाप जगह कहीं भी पैसे ना लगाएं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट, गिरता हुआ रुपया, बढ़ती हुई महंगाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है और बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब साबित हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के निवेश करना है। उटपटांग जगह कहीं भी जो है, चूंकि प्राइस गिर रहे हैं, आप खरीदना शुरू कर दें, ये काम कृपया करके आप लोग ना करिए, बहुत सावधान रहिए। जी अभय जी। तो आप तो संदेश दे रहे हैं कि अभी लोग पैसा ना लगाएं। इसका मतलब ये है कि जब पैसा नहीं लगाएगा तो एक साइकिल होता है। जब स्टॉक मार्केट में कोई नया पैसा नहीं आएगा, निवेशक उससे हाथ अपना खींच लेंगे, खुदरा निवेशक, तो स्टॉक मार्केट में भी पैसा कम पहुंचेगा, तो और भी ज्यादा गिरेगा। तो ये तो नहीं, जाहिर सी बात है, ये तो आप जो बोल रहे हो बहुत ही
मतलब क्या लॉजिकल बात आप बोल रहे हो, पर मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे ना लगाएं, मैं बोल रहा हूँ सावधानी पूर्वक लगाएं। कुछ ही पॉकेट्स है जहां पे आप पैसे बना सकते हो या आपके पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप वो कौन से स्टॉक्स है, वो कौन से सेक्टर्स है, आपको जो है बहुत सोच समझ के चुन के पैसा लगाना है। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी बातचीत में, तो अनाप शनाप जगह कहीं भी नहीं लगाना शुरू कर देना कि ये अपने पीक प्राइस से 52 वीक हाई से 30% नीचे तो मैं खरीद लेता हूं। इस तरीके से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो फिर इसका कोई बॉटम नहीं होता, ये कहां तक गिरेगा किसी को नहीं पता है। परंतु गिरते हुए मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में पैसा ना लगाएं, मैं ये कह रहा हूं कि मार्केट में सोच समझ के पैसा लगाएं, जहां अपॉर्चुनिटी के पॉकेट है वहीं निवेश करें। हर जगह ऐसे अनाप शनाप SIP, ETF और निफ्टी इंडेक्स के ये ले लें, वो सब काम मेरे ख्याल से मैं तो नहीं कर रहा। तो मैं जो नहीं कर रहा वही मैं सलाह दे सकता हूं कि आप लोग भी जो है वो सोच समझ के ही करें, बहुत सोच समझ के करना, और मार्केट और गिरेगा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो आपने बोला वो एकदम लॉजिकल बात है कि अगर लोग खरीदेंगे नहीं, नया पैसा आएगा नहीं, तो मार्केट को स्टेबिलिटी कहां से मिलेगी, स्टेबल कहां होगा। एक दिन ऊपर जाएगा, दूसरे दिन उससे डबल तेजी से नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये जो है ये बकरे को जैसे हलाल करते हैं, वैसी वाली स्थिति है एक इन्वेस्टर के लिए कि धीरे धीरे से उसको काटना। ये जो वोलाटिलिटी है ये किसी भी निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग ओवर स्मार्ट बन के सोचते कि अरे वोलाटिलिटी तो ट्रेडर का बेस्ट फ्रेंड है, हम ट्रेडिंग करके खूब पैसा बना लेंगे। बट जब आप गलत फंसते हैं तो फिर नुकसान ही नुकसान है, आप सोच भी नहीं सकते कितना नुकसान होगा। तो बहुत सोच समझ के घुसना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, फालतू की सट्टेबाजी सट्टाबाजी नहीं करना है, और सोच समझ के पॉकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली जगह पे ही पैसे डाल। जी अभी तो ये तो आपने बड़ी मजबूत राय दी निवेशकों के फायदे के लिए। आखिर में एक और सवाल, अगर स्टॉक मार्केट में नहीं तो जो बॉन्ड्स का मार्केट है, प्रतिभूतियों का मार्केट है, सिक्योरिटीज का, इनकी क्या स्थिति है? क्या इनमें कोई मौका है कुछ निवेश करने का? बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आम लोगों को मैं बता दूं, बॉन्ड जो है, बॉन्ड के जो प्राइसेस रहते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं इंटरेस्ट रेट। तो यदि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, महंगाई बढ़ने के कारण यदि इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो बॉन्ड के प्राइसेस जम के नीचे गिरते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड प्राइसेस आर इनवर्सली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे आएंगे, और जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना स्वाभाविक है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट में स्टॉक मार्केट से ज्यादा तबाही आएगी मेरे हिसाब से, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने बोला फिर पैसे कहां लगाएं, तो मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि 2026 जो है पूरी तरीके से कमोडिटीज का साल है, पूरी तरीके से। 7-8 साल में कोई एक साल ऐसा आता है जब आपको सोना, चांदी, अल्युमिनियम, कॉपर, नेचुरल गैस सब पैसा देते। और आप ये देखिए कि सोना चांदी साल की शुरुआत में काफी तेजी से ऊपर गए, कॉपर गया, अल्युमिनियम गया। अब प्राकृतिक गैस और ऑयल का वक्त है, वो ऊपर जा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद अल्युमिनियम, जब लोगों की नींद खुलेगी, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है कि खाड़ी देश जो है वर्ल्ड का 10% अल्युमिनियम प्रोडक्शन जो है खाड़ी देशों में होता है। तो आज से 2 महीने बाद जब स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे अल्युमिनियम के, जब इन्वेंट्री में अल्युमिनियम बचेगा नहीं, तब अल्युमिनियम के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ज्यादा मैं क्या बोलूं, अपने पेट पे लात नहीं मारना चाहता। अगर आप और ज्यादा समझना चाहते हैं तो 11 मार्च को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं और वो देख सकते हैं पेड। एक आइडिया सर मैंने आपके दर्शकों को दिया है अल्युमिनियम का आपके माध्यम से, पर ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। आज हम लोगों ने एक संक्षिप्त सी चर्चा की, बहुत जरूरी था, क्योंकि बाजार की जो हालत है, 2 दिन बाजार बंद रहने के बाद आज खुला और खुलते ही धड़ाम से गिर गया। अभी तो 5 दिन है हमारे पास बाजार के, आज का दिन मिला के। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे फिर भी इस पे निगाह रखेंगे और चर्चा करते रहेंगे। शुक्रिया।